सर आज क्लास अटेंड करेंगे हादिया मुरैन सॉरी मुरैन और हादिया की तो क्लास है ना उर्दू की नहीं हादिया जाए ना आप लोग फिर उधर इधर क्या कर रहे हैं उमर साहब की क्लास उमर उमर पे पास पेपर्स वाले बच्चे जाओ ना यार आप लोग इधर क्या कर रहे हो ये बेटे चले बेटे आवाज बंद अब आपकी एवरीवन बी क्वाइट जिस जिनकी पास पेपर चेक कराने की क्लास है वो जाएं उधर पास पेपर चेक कराएं उस्मान आप काम कर रहे हैं उस्मान आप क्लास ले रहे हैं ये वाली कि काम कर रहे हैं तो नोट्स निकालें चलें जी एवरीवन एल्स शुड बी साइलेंट नाउ जी उर्दू एसी का रिमोट तेरा आप में से किसी के पास इसके पास हाँ जी आप लोगों ने केमिस्ट्री का काम है आप लोगों का आप लोग पीछे चले जाओ उठो वो यहाँ पे उर्दू वाले सिर्फ सामने नजर आने चाहिए उठो उठो शाबाश आपका क्या काम है खुजैमा आपका क्या काम चल रहा है कहाँ है पास पेपर किधर जा रहे हो अभी क्या क्वेश्चन पूछना है मेरे से पूछो पीछे बैठे यहीं से चेयर खींच लो क्या पूछना है जल्दी पूछो यार मैं बताता हूँ इधर लाओ उठो उठो, जल्दी उठो उठो जल्दी ये उर्दू वाले बच्चे बस सामने चाहिए इसको पीछे कर दो इसको डाइस को तो कर दो चेयर की वजह से फंसा हुआ है नीचे से साइड से दे हाँ साइड जल्दी कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जो उर्दू की क्लास का नहीं है और बैठा हुआ है सही हाँ जी खुदा आप जल्दी करें मैं आपको बताऊंगा आपने क्वेश्चन वन कर लिया सबका क्वेश्चन वन कर लिया सबका क्वेश्चन टू शुरू करें पक्का कहाँ वो कह रहा है मैंने उधर बैठना इधर भेज दे मैंने तो नहीं कहा उधर जाए उतना कुछ पड़ता है जी भेज दें इधर पीछे भेज दें जी भी इधर पीछे भेज दें आप दोनों बेटे आगे आ जाओ वक्त के पीछे की तरफ ध्यान बांट जी जी बस ठीक है आप दोनों आगे आ जाओ हसान आगे आ जाओ आप में से आप उर्दू की क्लास में हो क्या कर रहे हो आप पीछे चले जाओ आप आगे आ जाओ जो उर्दू के बच्चे हैं वो सामने आ जाए प्लीज पहले अगली सीटें फिल कर लें फिर पीछे बैठिएगा हाँ लो बैग यार ये दोनों इधर बैठ जाते हैं आप इससे पीछे वाली सीट पे बैठ जाओ यार हसान आगे ले आओ चेयर एक बच्चा इधर आ जाओ आप पीछे चले जाओ आप तीनों उठो यहाँ से पहले अगली सीटें जब तक फिल नहीं होती वो चेयर साथ लगाओ उसके सलार के चेयर सलार के साथ रखो वहां बैठो
लास्ट लेक्चर से बात शुरू करते हैं। क्लास हमारी उर्दू की चूंकि लेट हुई है थोड़ी सी, तो थोड़ी सी इंग्लिश की भी लेट होगी इस तरह से। ये बेटे वहां से ग्लासेस किसी के जमीन पे पड़े हैं, वो गिर जाएंगे। उठाओ वहां से। सच अली को कहना है कि वो जो बच्ची है फैसलाबाद वाली, उसको मैसेज करें 5:30 क्लास ज्वाइन कर ले उसी लिंक से, ठीक है। मैं कल वाले लेक्चर से बात शुरू करता हूँ बेटे। मैं बल्कि शुरू से रिव्यू दे देता हूँ एक दफा, जो काम हमने अभी तक किया है। ठीक है बेटे। हमने बात यहाँ से की थी, कुछ पार्ट हमने उसमें आपको पहले रजिस्टर्स पे कर लिया है। जो इस पे लिखा हुआ है कल का लेक्चर में उसको रिव्यू दे रहा हूँ। हमने कहा था कि हमारे पास कोई भी जुमले, कोई भी मजमून है, उसका एक ओपनिंग सेंटेंस होता है। वो ओपनिंग सेंटेंस कहाँ से शुरू होता है? ओपनिंग सेंटेंस एक तारुफी जुमला होता है। ओपनिंग सेंटेंस आपकी क्लास तो नहीं, आप पीछे चले जाओ, पेपर सॉल्व करना है ना आपने। पेपर सॉल्व करना है ना। निकलो फिर यहाँ से बाहर, मुझे उर्दू वाले बच्चे सामने आने चाहिए, मसला ये है। उठो, पीछे चेयर पे बैठो जाके आप, खुदामा जल्दी उठो। ये उर्दू वाले सामने कर दो बस। मुझे पता हो किस किस को क्या क्या समझ आ रहा है। नान आप आगे आ जाओ, जो उर्दू वाले हैं, वो आगे आ जाए। बेटा वहां क्या कह रही थी ये कुर्सी? वहीं वापस पहुंचाओ इसको। आपका इसके साथ कोई काम है तो फिर उधर बैठ के काम करो। जल्दी करो जल्दी, 1 मिनट लगाओ, शाबाश। ये वाला टाइम ना वेस्ट किया करें प्लीज। चलो बेटे, हमने कहा था एक पैराग्राफ में पहले एक ओपनिंग सेंटेंस होगा जिसको कोई हुक होना है, ठीक है। फिर हमने कहा था हम पहले डिस्कस कर लेते हैं हुक में क्या क्या लिखा जा सकता है। आई टोल्ड यू वी कैन राइट अ प्रोवर्ब। ये हमने इंग्लिश में भी डिस्कस किया, उर्दू में भी डिस्कस किया। एक प्रोवर्ब हो सकती है। आप लोगों को ठीक नजर आ रहा है? मैं बिल्कुल right। ऐसे तो थोड़ी देर में ही हो जाएगा ब्राइट, लेकिन लेट मी स्टिल डू दिस। वो बेटे पर्दा जरा बंद कर दो ना, अगर उसकी वजह से ज्यादा मसला है। या आप बैठे रहो, आप करो उधर बेटा। थोड़ा सा ऊपर से खींचना इसको, ठीक है। हाँ यहाँ से ऐसे। बस थैंक यू, बैठ जाओ। हमने कहा था इट कैन बी अ प्रोवर्ब, एक प्रोवर्ब हो सकता है अगर आप प्रोवर्ब लिखते हैं। फिर हमने कुछ 10-15 प्रोवर्ब्स याद किए थे। हमने कहा था आपने इनको हमेशा बार बार पढ़ना है, यहाँ तक कि जिस दिन इम्तिहान है, आपका एग्जाम है, उस दिन भी पढ़ लेना है इसको एक दफा। क्योंकि इनमें से किसी से भी स्टार्ट करेंगे, एक अच्छा स्टार्ट बन जाएगा आपके लिए। फिर उसके बाद हमने कहा था आप ये भी कर सकते हैं कि हुक डेवलप करने के लिए कोई इंपॉर्टेंट, दिलचस्प, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दें। जैसे मैंने एग्जाम्पल में दी थी, जंगल में जो कीड़ा या पौधा जितना ज्यादा खूबसूरत दिखता है उतना ही ज्यादा जहरीला होता है। ये एक इंटरेस्टिंग बात है। इसके बाद हम आगे गए, हमने कहा यार मज़ाहिया जुमले से ही बात शुरू होती है। इसमें भी एक एग्जांपल, ऑफ कोर्स आप समझ सकते हैं कि ये जो एग्जांपल्स हैं इनकी इसलिए यहाँ पे मौजूद हैं क्योंकि ये सारे के सारे, इनके कोई ऐसे नहीं कि 10-20 जुमले हैं जो मैं आपको याद करा सकता हूँ। उसके बाद बेटे हम आगे जाते हैं, तो हमने कहा मज़ाहिया जुमले की क्या एग्जाम्पल हो सकती है। वैसे ही रैंडमली, हमने ऐसा नहीं कि हम कोई औरतों के खिलाफ हैं या हमें ऐसा लगता है कि औरतें वाकई कामयाब नहीं होती हैं, काम नहीं करने देती। वी जस्ट सेड कि यार कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। एक फिल्म थी, फिल्म के अंदर डायलॉग था, क्योंकि नाकाम मर्दों के पीछे औरतें जाती ही नहीं। तो इस वजह से हमने ये एक जुमला लिख लिया। सॉरी फॉर दिस। मैं एक लम्हा सिर्फ देख रहा हूँ, ये स्क्रीन इससे ज्यादा बड़ी नहीं होती थी पहले? नहीं सर, इतनी होती है। दिस इज द मैक्स। अच्छा चलें, गुड, गुड इनफ। फिर उसके बाद आ जाते हैं जी जुमला दावा की तरफ। हमने कहा जब पहला एलिमेंट आपका खत्म हो जाता है, आप एक हुक बांध लेते हैं, तो आपको सबसे पहला काम जो करना है, अपना एक थीसिस पेश करना है। और थीसिस पेश करने का ये मतलब है, आप आपने बताना है कि आपकी उसके बारे में क्या राय है। आपको जब भी मजमून मिलेगा, उसमें फायदे नुकसान, अच्छा बुरा, कुछ ना कुछ चलता होगा। कोई भी टॉपिक होगा, वो लाजमी उसके बारे में अच्छाई भी बताएंगे। मिसाल के तौर पे दोस्ती का एक टॉपिक है। दोस्ती के टॉपिक में पता क्या होगा? पहला अगर पॉइंट ये है कि अच्छा दोस्त जिंदगी में बेहतरी ले आता है, तो दूसरा पॉइंट यकीनन ये होगा बुरा दोस्त दोस्ती की जिंदगी को खराब कर देता है, या अच्छा दोस्त ढूंढने में मुश्किलात क्या पेश आती हैं। फिर उसके बाद आपका कोई ना कोई उसमें से आप किसी बात से तो एग्री करते हैं, तो हमने कहा था आप थीसिस स्टेटमेंट में बताएंगे आपका क्या व्यू पॉइंट है। फिर इसके बाद हम चले गए कि आपने अपना नुक्ता नजर बयान करने के बाद बकिया मजमून का तारुफ भी पहले पैराग्राफ में करना है। तो यूं पहला पैराग्राफ, मैं रैंडमली, यूं पहला पैराग्राफ 3 जुमलों पर मुश्तमिल होगा। पहला जुमला हुक क्रिएट करने के लिए,
दूसरा जुमला आपका थीसिस देने के लिए, तीसरा जुमला अगले आइंदा आने वाले पैराग्राफ्स का तारुफ कराने के लिए। जैसे हमने बात की थी इंटरनेट के फवाइद के ऊपर अगर मजमून लिख रहे हैं हम, तो कोई 3 फायदे या 2 फायदे 1 नुकसान, उनका तस्करा हमने एक ही जुमले में करके देख लिया था। फिर इसके बाद पैराग्राफ 2 3, ये हमारा पहला पैराग्राफ यहाँ पे खत्म हो जाता है। फिर हमारे शुरू हो जाते हैं तफसीली पैराग्राफ। जब तफसीली पैराग्राफ शुरू होते हैं तो हर तफसीली पैराग्राफ, हर पैराग्राफ के बेटे जिंदगी में ये 2 एलिमेंट्स होते हैं। कौन से 2 एलिमेंट्स हैं? एक मौजूआती जुमला जिसको इंग्लिश में टॉपिक सेंटेंस कहते हैं, और एक तफसीले मौजू, यानी उसी टॉपिक सेंटेंस को आप एक्सप्लेन करते हैं 2 या 3 जुमलों में, वो आपका बन जाता है तफसीले मजमून, बन जाती है तफसीले मौजू या तफसीले पैराग्राफ बन जाता है। इसके लिए इंग्लिश वाले पोर्शन में हमने पील टेक्निक का भी तस्करा किया था। पॉइंट देते हैं, उसका एविडेंस और एनालिसिस दे देते हैं, और बात हमारी कंप्लीट हो जाती है। फिर आ जाते हैं आखिरी पैराग्राफ की तरफ। आखिरी पैराग्राफ जिसको कंक्लूसिव पैराग्राफ कहते हैं, ये कंक्लूजन कैसे ड्रॉ करना है, इसमें आप पूरे मजमून का बुनियादी तौर पे एक खुलासा बयान करते हैं। उस खुलासे को उस खुलासे को बयान करने के बाद एक आखिरी जुमले में आप फिर उस पूरे पैराग्राफ का खुलासा बयान कर देते हैं, जिसको मंतजे नतीजा यानी आखिरी नुक्ता उरूज भी कहा जा सकता है। और मैंने कहा था एक बेहतरीन एग्जांपल इसकी ये होगी कि आपका थीसिस स्टेटमेंट ही आप दोबारा लेके आ गए हैं नीचे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब आए थे मजमून नवीसी के लिए जरूरी हिदायत। हर पैराग्राफ में एक आध मुहावरा इस्तेमाल करें, और मैंने कहा था मुहावरा अंडरलाइन इसलिए किया कि हम आगे आइंदा आने वाले लेक्चर्स में कुछ मुहावरात पढ़ेंगे। क्या करेंगे? फिर उसके बाद हमने कहा था तमाम पैराग्राफ्स में बाहिमी रब्त लाजिम है, कोई ना कोई लिंक लाजमी होना चाहिए। फिर एक आपको टिप दी थी कि मजमून के अंदर गैर रवायती और बेतकल्लुफ अंदाज, ये गैर रवायती में यहाँ वाव मिसिंग है, लिख देते हैं। गैर रवायती और बेतकल्लुफ अंदाज आपने अपनाने से गुरेज करना है, और मैंने यहाँ आपको समझाया था इससे मतलब इससे साफ साबित ये होता है कि आप फॉर्मल राइटिंग स्टाइल को अडॉप्ट नहीं करेंगे, लेकिन आप इनफॉर्मल राइटिंग स्टाइल भी नहीं रखेंगे। चौथा पॉइंट आपको बताया था कम अज कम 2 से 3 अदबी महासिन इस्तेमाल करें, जिनको शेरी सनतें भी कहते हैं, अंग्रेजी में इन्हीं को फिगर्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। इनमें से आई होप आप 2 के साथ बिल्कुल अच्छे से फेमिलियर हैं। वो 2 कौन सी हैं? तशबीह और इस्तिआरा, जिनको इंग्लिश में सिमिली और मेटाफर कहते हैं। आई होप बच्चों को बचपन से बार बार सिखाते हैं सिमिली मेटाफर, सिमिली मेटाफर, सिमिली मेटाफर। आई होप यू आर वेल वर्स कि सिमिली और मेटाफर होते क्या हैं। किसी से पूछूं अगर क्या होते हैं, वो यकीनन कोई जवाब देगा, अभी थोड़ी देर में पूछता भी हूँ। अल्फाज की तादाद का फिर मैंने कहा खास ख्याल रखना है बेटे। आपके अल्फाज यानी मजमून का मवाद दिए गए मेयार के मुताबिक होना चाहिए, दिए गए मेयार के मुताबिक होना चाहिए। तो मसला यहाँ तक क्लियर सो फार? कोई कंफ्यूजन है प्लीज बताइए। चैलेंज, अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है, आई विल डेफिनेटली गिव यू अ प्रिंट आउट ऑफ दिस। लेकिन मैं चाहूंगा आप तक जितने पॉइंट्स आपको पढ़ाए हैं उनको डिस्क्राइब करने से पहले एक जनरल सी आपसे बात पूछ लेता हूँ। तशबीह क्या होती है और इस्तिआरा क्या होता है? आज हम पहले तशबीह और इस्तिआरे को डिस्कस कर लेते हैं। मैं चाहूंगा आप अपने लैंग्वेज वाले पोर्शन में आ जाएं। लैंग्वेज वाले पोर्शन में आप लिख लें कि तशबीह और इस्तिआरा क्या चीज़ है। मैं ज़रूर तशबीह और इस्तिआरा को आज आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। बेटे इस तरह से नहीं फेंकते, चीजें लग भी जाती किसी की आंख में। तशबीह क्या होती है बेटे? देखो आप दोनों सेम सब्जेक्ट में भी नहीं हो, सेम पास्ट पेपर भी नहीं सॉल्व कर रहे, फिर भी आपस में बात कर रहे हो, तो इसका क्या मतलब है?
पढ़ाई से अलावा कुछ हो रहा है। जब आप बाहर जाते हैं यहाँ से क्लास से ब्रेक के लिए, कभी ऐसा होता है मैं बाहर आपको कहता हूँ पढ़ो? नहीं हो रहा ना, क्योंकि वो आपका खेलने का टाइम है, एंजॉय करने का टाइम है, रेस्ट करने का टाइम है। उसमें मैं आपको खयानत करने को नहीं कह रहा। तो आप क्यों खयानत करते हैं ये इस टाइम में? किसका फोन है? मेरा भी नहीं है तो किसका फोन है? किसका फोन है? फोन दे दो या साइलेंट कर लो इसको। अच्छा। तशबीह। तशबीह क्या होती है? सबसे पहले तशबीह की बात कर लेते हैं। मैं लफ्ज तशबीह बेटा शुबह से निकला है। कहाँ से निकला है? शुबह। शुबह क्या होता है बेटे? शुबह शक को कहते हैं। शुबह किसको कहते हैं? मैं यहाँ लिख देता हूँ। लफ्ज तशबीह निकलता है बेटे शुबह से। शुबह क्या होता है बेटे? शुबह कहते हैं शक को। मिसाल के तौर पे कभी ऐसा होता है कि बाजार में आप जा रहे होते हैं, कोई फर्द आपको नजर आता है और आपको लगता है ओ ये मेरा फलाना दोस्त है। आप उसको मिलने की कोशिश करते हैं, सलाम दुआ करते हैं, पता लगता है ये तो वो शख्स ही नहीं है। ही इज नॉट दैट गाय। या आपको शुबह हुआ कि ये फलां शख्स है। अच्छा अच्छा, वो उधर से जाओ, वहां बैठ जाओ इमरान के साथ। आपको शुबह हुआ है कि ये कोई और शख्स है। क्या हुआ है? आपको शुबह हुआ है कि ये कोई और शख्स है। इसी शुबह से लफ्ज बना तशबीह। इसका मतलब है कोई एक शख्स किसी दूसरे जैसा लगता है। किसी किसी एक को दूसरे जैसा कहना तशबीह है। अबिहा और महानूर। उत्तर अगर आपस में बात करनी है तो दरवाजा खुल सकता है, आराम से बाहर जाओ, जितनी मर्जी बातें करो। इधर बैठना है तो पढ़ना है। किसी एक को दूसरे जैसा कहना तशबीह है। इसका क्या मतलब है? अच्छा, क्या हम किसी को भी किसी दूसरे जैसा कह सकते हैं? क्या मैं कह सकता हूँ ये हाथी जो है ये हनान जैसा दिखने में? कह सकता हूँ कि नहीं? मैं कहता हूँ हाथी हनान जैसा है। आप सबको ये बात एक्सेप्टेबल है? किस बेसिस पे कह रहा हूँ ये हनान जैसा है? मैंने कहा नहीं कि ये हाथी की शक्ल है नान जैसी है, मैंने कहा हाथी ये नान जैसा है। आपने खुद से समझ लिया कि शक्ल की वजह से कह रहा हूँ। अगर मैं कहता हूँ ये जो हाथी है ये हमदान जैसा है, अब किस बेसिस पे कह रहा हूँ ये हमदान जैसा? वो कह रहा है पर्सनैलिटी में कोई फर्क हो, वो कहता है शरारतें शायद उस तरह ही करता है, हालांकि हमदान कहाँ शरारतें करता है, शरारतें तो यही सिर्फ करता है। आपको मेरी बात समझ आई है? जब हम किसी को किसी जैसा कहते हैं तो इसमें शर्त क्या है? इसकी कुछ शर्त भी तो होगी ना। उस शर्त को कहते हैं मुश्तरक कदर। मुश्तरक कदर। मुश्तरक कदर से क्या मुराद है? अगर मैं यही लफ्ज इंग्लिश में लिखूं तो कोई कॉमन एट्रीब्यूट। यहां तक कोई प्रॉब्लम? यहां तक वो बातें मैंने बताई जो आपको दुनिया में कहीं से भी मिल जाएंगी, किसी भी टीचर से पढ़ेंगे वो यही बात बताएगा। सिमिली ये होती है, यू कॉल समबडी समथिंग एल्स ऑन द बेसिस ऑफ सम कॉमन एट्रीब्यूट। किसी कॉमन एट्रीब्यूट की वजह से आप किसी को किसी के जैसा कहते हैं। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि ये चांद जैसी है, तो इसका क्या मतलब है? चांद, या इसका मुंह गोल है, या इसके चेहरे पे धब्बे हैं, क्या ये प्यारी है। कोई ना कोई कॉमन एट्रीब्यूट हमारे जहन में है कि नहीं है? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। अब यहां से आगे वो बात बताने लगा हूं जो आपको शायद कहीं और से नहीं मिलेगी। यहां से आगे वो बात बताने लगा हूं जो आपको शायद कहीं और से मिलने की नहीं। हम पढ़ने वाले को नामालूम से मालूम तक का सफर
तय करवाने के लिए तशबीह का इस्तेमाल करते हैं। मसलन एक आदमी है जिसको ये समझ नहीं आ रही कि मैं उसके साथ क्या सलूक करने वाला हूं, क्योंकि उसके लिए ये बात अननोन है, उसके लिए ये बात। लेकिन उसने देखा हुआ है कि जब शेर किसी हिरन को गर्दन को दबोच लेता है तो उसके साथ क्या सलूक करता है। तो वो क्या करेगा, क्या कहूंगा उसको मैं, उसको कहूंगा तुम्हारे साथ वही सलूक होने वाला है जो शेर हिरन के साथ करता है। अब मालूम से ना मालूम तक का सफर तय हो रहा है। इसकी मैं असल एग्जांपल देता हूँ, ये तो खैर बाय द वे किसी बच्चे को जरा समझाने के लिए मैंने कह दिया। एक बच्चा, उसने कभी आम नहीं खाया, कभी आम। मैं उसको बताना चाहता हूँ आम कैसा होता है, हाउ व्हाट इज द टेस्ट ऑफ मैंगो। आपकी डिस्कशन का पता क्या मतलब है, आप दोनों काम नहीं कर रहे। यही तो मसला है। क्यों पूछो, आपकी कहाँ है टॉपिकल भाई, आपकी कहाँ है। तो आप अपनी सॉल्व करो, उसको उसकी सॉल्व करने दो। वो आपको समझाने आया कि अपना पढ़ने आया। जब आप दरमियान में ब्रेक टाइम आएगी तब पूछिए उससे। पहले मेरी जरा बात मुकम्मल हो जाए। मैंने किसी को बताना है कि आम, हाउ डज इट टेस्ट, उसका टेस्ट कैसा है, कैसे बताऊंगा, उसने कभी आम नहीं खाया। खाना नहीं है उसने। उसने कहा जी मुझे करोड़ों रुपया भी दे दो मैं आम नहीं खाऊंगा। आई एक्चुअली हैव अ कजन, वो कहता भाई 10 लाख रुपया भी देंगे मैं आम चखूंगा भी नहीं, आम नहीं खाता। अजीब ही जिंदगी है उसकी भी। वो गालिब होते हैं ना, गालिब आम के बहुत शौकीन होते हैं, और हर कोई इतना शौकीन नहीं होता। एक दिन नवाब के साथ गालिब, एक नवाब और एक और आदमी, तीनों जा रहे होते हैं। अक्सर लोग गालिब से जेलस थे, जैसे मेरे से अक्सर लोग जेलस हैं। अक्सर लोग गालिब से जेलस थे, तो वो बाग के पास से गुजर रहे होते हैं तो कहीं आम के छिलके पड़े होते हैं। तो एक गधा का करीब से गुजरता है, वो आम के छिलकों को, आपको पता है जानवर पहले सूंघ लेते हैं खाने से, वो सूंघता है, वो जानवर सूंघ के तो साइड पर जाता है, उसको खाता नहीं है। तो वो जो दोस्त होता है वो कहता है गालिब को, गालिब साहब देख लें गधा भी आम नहीं खाता। अब ये दोस्त आम, और गालिब मशहूर थे कि उनको आम बहुत पसंद है। गालिब कहते होते थे आम में दो ही क्वालिटीज होनी चाहिए, एक मीठे होने चाहिए, दूसरा बहुत ज्यादा होने चाहिए। उन्हें आम इतने पसंद थे। तो वो कहता है गालिब को देख लें गधा भी आम नहीं खाता। गालिब कहते हैं हुजूर आपने सही फरमाया, गधा आम नहीं खाता। आपको मेरी बात समझ आई। चलें अब वापस आते हैं। गधा आम नहीं खाता के बाद अब आते हैं, एक बंदा है उसने आम नहीं कभी खाया, मैंने उसको बताना है आम का जायका कैसा होता है। क्या बताऊं, गैस करें क्या बताऊंगा। मीठा होता है। अब आप जरा सोचिए कि हर चीज जो मीठी होती है वो आम जैसी होती है। मीठी तो चॉकलेट भी होती है, मीठी तो चीनी भी होती है, मीठा तो अब ये गर्मा या खरबूजा खाते हैं वो भी मीठा होता है। आम कैसा है, हाँ जी। चीनी जितना मीठा तो नहीं है, कैसा मीठा। यू सी, मैं उसको नहीं बता पा रहा मीठा कैसा। फीका तो होता नहीं आम, खट्टा हो सकता है। अब उसको ये समझाने के लिए कि आम कैसा है, मुझे कोई ना कोई मिसाल देनी है ना। वो, अब इसकी एक और साइंटिफिक एग्जांपल देता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाने का भी तो कोई फायदा होना चाहिए ना। असल में सूरज और जमीन एक दूसरे के गिर्द कैसे चक्कर लगाते हैं मैं आपको नहीं दिखा, वी हैव नो सच कैमरा जो इतनी दूर से तस्वीर खींचे और सूरज और जमीन को दिखा सके। किसी ने भी नहीं देखा होगा सोलर सिस्टम। नो वन हैज ऑब्जर्व्ड सोलर सिस्टम। अगर आपने कहीं किसी से ये सुना है कि उसने सोलर सिस्टम देखा है, बिल्कुल झूठ है। नो वन हैज सीन इट। बट साइंटिस्ट हैव बीन एबल टू कैलकुलेट कि कोई चीज कहां पर है। तो उस कैलकुलेशन की बेसिस पे उनके जेहन में एक इमेज बनती है कि अच्छा जब सूरज यहाँ होता है जमीन यहाँ होती है तब फलां चीज यहाँ होती है, फलां चीज ऐसे उनके जेहन में एक इमेज है। अब वो आपको समझानी है, कैसे समझाएं। क्या वाकयातन सूरज एक येलो कलर की बॉल है, क्या वाकयातन जमीन एक ब्लू कलर की बॉल है, क्या चांद व्हाइट कलर की बॉल है। जब इनमें से कुछ भी सच नहीं, हाँ जी आज इंग्लिश शुरू होने वाली है, जब इनमें से कुछ भी सच नहीं है तो क्या करेंगे। हमने जो चीजें देखी हुई हैं, मैंने आपको सिखाना है कि सोलर सिस्टम कैसा है। मैंने जो चीजें आपने देखी हुई हैं वो आपके सामने रख के उनका मॉडल बना के आपको यार ऐसा होता है सोलर सिस्टम। इसी तरह बात कर लेते हैं एटम के स्ट्रक्चर की। एटम तो कभी हम देख ही नहीं सके कैसा होता।
वी हैव नेवर बीन एबल टू सी एन एटम। तो हमने क्या किया, हमने एक मॉडल बनाया, यार ऐसा होता है, इसको तुम देख सकते हो, तो तुम इमेजिन कर लो इस तरह से एटम होता है। नोन से अननोन का सफर तय कराने को कहते हैं पुत्र तशबीह लगाना। एक आदमी है, उसने घर बताना है, अम्मा फलां लड़की मुझे पसंद है, मैंने उससे शादी करनी है। अम्मा पूछेगी पुत्र लड़की कैसी है, अब क्या कहे कैसी है, लड़की तो अननोन है। तो वो क्या कहेगा, अम्मा हिरन जैसी चाल है उसकी, जराफे जैसी अम्मा उसकी गर्दन है, अम्मा चांद जैसा रोशन चेहरा है, अम्मा उसकी तीखी नाक है, कबूतर जैसी तीखी आंख है, तीखी नाक है, अम्मा बिल्ली जैसी आंखें हैं। अम्मा कहेगी पुत्र चिड़ियाघर में देख के आया। बट यू गेट दी आइडिया। अननोन को नोन के साथ रिलेट कराने के लिए क्या करते हैं, हम तशबीह इस्तेमाल करते हैं। ये बात है वो जो आपको जिंदगी में नहीं, हम तशबीह अंधाधुंध नहीं इस्तेमाल कर देते। मैं कुर्सी पे बैठा हुआ था, कुर्सी ऐसे ही गर्म थी जैसे तवा गर्म होता है रोटी पे, ऐसे नहीं हम करते। बंदे को पता होता है कुर्सी गर्म होना या कुर्सी ठंड, पानी बहुत ठंडा था इसके लिए मुझे सिमिली इस्तेमाल करने की जरूरत, अनलेस पानी के ठंडा कुछ ऐसा मिजाज था कि जैसा अनसीन हो, कोई समझ नहीं सकता कैसा। आपको पता लगा तशबीह किसको कहते हैं, पता लगा तशबीह कब इस्तेमाल करते हैं, पता लगा। ये मैंने अब आपको वो बात बताई जो शायद आपको कहीं से, क्योंकि मैंने जिंदगी में किसी किताब में नहीं ये बात पढ़ी कि तशबीह इस्तेमाल करते हैं कब। ये वो राइटर वाला टिप है जो आपको, इसके साथ ही एक मिलती जुलती चीज है जिसको हम कहते हैं इस्तिआरा। क्या कहते हैं, इस्तिआरा के लिए भी साइड नोट बना देता हूं। इस्तिआरा क्या होता है बेटे, असल में इस्तिआरा लफ्ज उधार से निकला है। कहां से निकला है, यानी हम थोड़ी देर के लिए किसी और की इमेज ले लेते हैं अपनी चीज को बताने के लिए। मिसाल के तौर पे ये कहने की बजाय अगर मैं ये कहूंगा कि अली शेर जैसा है, तो ये तशबीह होगी। ये क्या होगी, अली शेर जैसा है क्या होगी, तशबीह होगी। लेकिन अगर मैं कहूंगा अली शेर है, अब ये क्या बन गया है, इस्तिआरा बन गया। अली शेर है अब क्या बन गया, तो इस्तिआरा की डेफिनेशन अगर लिखना चाहे कोई, किसी एक को दूसरा करार देना, इस्तिआरा है। सादी तरीन डेफिनेशन। और आप पहले पढ़ चुके हैं लाइक और एज का इस्तेमाल होता है इंग्लिश में सिमिली के लिए, और लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं होता मेटाफर के लिए। अली इज लाइक अ लाइन इज अ सिमिली, अली इज अ लाइन इज अ मेटाफर। अली इज लाइक अ लाइन इज अ सिमिली, अली इज अ लाइन इज अ मेटाफर। ये आप पहले पढ़ चुके हैं, यहां तक कोई कंफ्यूजन, यहां तक की बात आपको कहीं से भी मिल सकती थी। जो बात नहीं कहीं से मिलनी है अब उसकी तरफ चलते हैं। जी जी, आई एम रुकिंग एक मिनट, आई एम डेफिनेटली रुकिंग एक मिनट, देख लें। ऑफ कोर्स इसकी भी शर्त होगी, क्या शर्त होगी, मुश्तरक कदर, कॉमन एट्रीब्यूट। अब अली को अगर शेर का है तो अली में और शेर में कोई चीज तो सेम होनी चाहिए ना, देयर मस्ट बी सम क्वालिटी। अगेन आपको ऑलरेडी पता है किस चीज की बात हो रही है। मैंने जब कह दिया, अगर मैं कहता हूँ ये नान शेर है, चीता है जी, ये हमारा चीता है। अब चीता क्यों है, इसके ऊपर स्ट्राइप्स बनी हुई है या इसकी चार टांगे हैं। हाँ क्या, यार आपसे मैंने पूछा नहीं है, आपका आपकी क्लास है ये, फिर डेफिनेटली पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं है। पढ़ाई के टाइम सिर्फ पढ़ाई। हाँ जी, तो अभी उसने समझाया नमाज टाइम नहीं ऐसी हरकतें करते, तो फिर वही शुरू हो गया। नमाज है ये, हाँ भाई। क्या, तशबिया की शर्त भी यही है, मुश्तरक कदर, कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए। क्यों, क्या होना चाहिए, कॉमन। इधर इधर जिमल, इधर ध्यान देना, इधर उधर फालतू इधर उधर बात, कोई बात नहीं करनी, सिर्फ इधर ध्यान देना। इसमें भी कोई सिमिलर कोई क्वालिटी होनी चाहिए, और पहले से इम्प्लाइड है। इसको चीता कहा है हमने, तो या तो हम अगर हम इंग्लिश में बात कर रहे हो तो अंग्रेज चीते को इंग्लिश में देखते हैं किस हवाले से, कि ये बड़ा तेज भागता है। हम लोग चीता जब किसी को कहते हैं यार ये चीता है अपना, हम किस लिए कह रहे होते हैं कि हमें इस पे फख्र है, या हम इसको, क्योंकि हमारे यहाँ लोग चीता पालते हैं, किस लिए पालते हैं चीता, शो ऑफ करने के लिए। हमारा कल्चर जो है वो जब कहता है किसी को ये मेरा चीता है,
तो वो क्या बताना है मुझे इस पे फखर है। जी, कोई कंफ्यूजन? वी ऑल क्लियर सो फार? यार तो खुजैमा मुझे पढ़ाई में ना मैं इंटरप्ट हो रहा हूँ पढ़ाते हुए, ये जब भी देखता हूँ कि आप पढ़ नहीं रहे। इस्तिआरे और सिमिली में पूरी दुनिया में कहीं से भी तलाश, साहब ये बात मिल जाएगी कि उसमें जैसा या जैसे के लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, इस्तिआरे में जैसा और जैसे के लफ्ज इस्तेमाल। जो चीज दुनिया में कहीं से नहीं मिलेगी वो अब आपको मेरे से मिलने वाली है इंशाल्लाह, और वो क्या है? तशबीह कब इस्तेमाल करते हैं, इनका फर्क आपको मैं बताने वाला हूँ कि इनका फर्क क्या है। 2-3 मिनट बाद बताऊंगा जी, लिख सकते हैं। तशबीह और इस्तिआरे में फर्क, ये फर्क आपको हर जगह से मिल जाएगा कि तशबीह में जैसा का लफ्ज इस्तेमाल होता है, इस्तिआरे में जैसा का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन जो फर्क आपको कहीं से नहीं मिलेगा वो क्या है? तशबीह जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वी रिलाई ऑन द नॉलेज ऑफ द रीडर, व्हेन वी यूज सिमिली। तशबीह जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम किस पर रिलाई करते हैं? रीडर के नॉलेज पर। आपको मैं कहता हूं जी, आम का जायका, लेट्स से एक बच्चा है उसने आम नहीं कभी खाया हुआ, उसको मैंने बताना है आम का जायका कैसा है। उसने कभी जिंदगी में कीवी भी नहीं खाई। कीवी पता है ना क्या होती है जी बेटे? ओहो। उसने कभी जिंदगी में कीवी भी नहीं खाई। अगर मैं उसको कहूं यार आम का जायका कीवी जैसा है, उसको पता लगेगा? अम्मा को बता रहा हूं, अम्मा वो लड़की बहुत प्यारी है। अम्मा पूछती है किसके जैसी है? अम्मा वो जो मेरे दोस्त नहीं था असलम, उसकी जो बीवी थी, वो जिससे आप कभी मिली ही नहीं है, जिसको आपने कभी देखा ही नहीं है, उसके जैसी थी। अम्मा कहेगी तो मेनू की बता किसके जैसी थी। आप समझ रहे हैं? अम्मा को किसके जैसा बताना पड़ेगा? ऐसी लड़की जैसा बताना पड़ेगा जिसको अम्मा ने देखा हुआ है। समझ आई? ऐसी लड़की जैसा बताऊंगा जिसको अम्मा नहीं नहीं देखा हुआ, अम्मा कैसे पहचानेगी? मेरा एक दोस्त है, अम्मा उससे मिली हुई है, अम्मा को पता है वो अच्छा लड़का है। एक नया दोस्त बना है, उसके बारे में अम्मा ने सुना है कि ये लड़का बड़ा खराब है। अम्मा को किसी ने कह दिया तुम्हारा बेटा अब खराब दोस्तों के साथ फिरने लग गया। अम्मा ने पूछ लिया हाँ भी ये तुम्हारा नया दोस्त बना है अकरम, मैंने सुना है अच्छा नहीं है, इसके साथ ना फिरा करो। नहीं नहीं अम्मा, ये अली जैसा ही है। अब मैंने अली जैसा कह दिया, अगर अम्मा अली से मिली हुई, अली को जानती, तभी अली जैसा वाली बात को मानेगी, वरना अम्मा इसको। तो तशबीह हमेशा रीडर और लिसनर के नॉलेज पे बेस्ड होती है। तशबीह में हम क्या करते हैं? तशबीह में पढ़ने वाले को उसके मालूम के जरिए, अब किधर जाना है? 1 मिनट में वापस आना है। उसके मालूम के जरिए नामालूम समझाया जाता है। जबकि इस्तिआरे में लिखने वाला अपने ही मालूम का इस्तेमाल करता है। मिसाल के तौर पे, एक लड़का है, मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ गया, और मेरी जो क्लास है वो सारी अंग्रेजों की क्लास है। मैंने उसको कह दिया है उल्लू। अंग्रेजों को उल्लू लफ्ज का मतलब पता है, आउल होता है। अब जब मैंने उसको उल्लू कहा है, तो मैंने अंग्रेजों के हिसाब से उल्लू कहा है या अपने हिसाब से कहा? उनको बताना होगा तो उनको क्या समझाऊंगा? ही इज लाइक अ डंकी, ये गधे की तरह जिद्दी है। ही इज लाइक अ फूल, वो उसको अउल को अक्लमंद समझते हैं। अपना गुस्सा निकालने के लिए बात कर रहा हूँ तो कहूंगा ये उल्लू है, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे मुआशरे में उल्लू बेवकूफ समझा जाता है, उनके मुआशरे में उनको समझाना हो। फर्ज करें हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही, एक अरसा हो गया बारिश नहीं हो रही। बारिश ना होना हमारे मुल्क में अच्छा समझा जाता है, बुरा समझा जाता है?
हमारे यहाँ बारिश का ना होना मुल्क में अच्छा समझा जाता है कि बुरा समझा जाता है? बुरा समझा जाता है। आपने लंदन में किसी बंदे को समझाना है यार आजकल हालात बहुत खराब है, वो कहेगा कैसे हालात हैं? एज इफ इट इज अ रेनी डे। एज का सिमिली इस्तेमाल कर रहा हूं, इट इज लाइक अ रेनी डे फॉर मी टुडे। सिमिली है ना, उसके नोन के साथ समझा रहा हूं, वो रेनी डे बुरा समझता है। मेटाफर इस्तेमाल करूंगा तो क्या करूंगा? मैं कहूंगा यार आजकल हालात बहुत बुरे हैं। वो पूछेगा क्यों, क्या हुआ है? मैं कहूंगा, मैं क्या कह सकता हूँ जो, कुछ भी कह सकता हूँ ना, मेरे नॉलेज पे है ना। मैं कहूंगा ऐसा लगता है मैं एक जमाने से रेगिस्तान में हूँ। अब हालांकि वो लॉस एंजलिस में रहता है, वो है ही रेगिस्तान में रहता है, उधर रेगिस्तान याशी का गार्ड है, या वो दुबई में रहता है। अगर रेगिस्तान में हो ना, कौन सी बुरी बात है, लेकिन मैंने रेगिस्तान का क्यों कहा? सो मेरे हिसाब से ये वो फर्क है जो आपको शायद कोई और नहीं बता सकेगा। यहाँ तक वो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे इसको मैं पॉइंट अप करूंगा, और इससे पहले कि आपको सैंपल मजमून में लिखवाऊं, कौन सा एग्जाम से रिलेटेड, कौन सा एग्जाम का वो क्वेश्चन पकड़ के उस पर सैंपल मजमून लिखवाऊं, यही क्वालिटीज हम पहले डिस्कस करेंगे। एक मजमून से मैं उसका आपको प्रिंट आउट दे दूंगा। अभी शो ऑफ के लिए सिर्फ आपके सामने इंटरनेट से खोलूंगा ताकि आपको पता लगे इंटरनेट से खोल के दिया है। लेकिन मैं उसका आपको प्रिंट आउट दूंगा और हम क्लास में उसको डिस्कस करेंगे कल इंशाल्लाह। कल से मुराद नेक्स्ट जो भी क्लास करे, इसको बंद कर दूं? 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। आप रुक गए हो काम करने से? अहमद उसको बोलना मुझे भी पानी पिला जरा। नेक्स्ट क्लास में ना शो ऑफ करने, भी क्या ही करना है शो ऑफ, है ना? नेक्स्ट क्लास में शो ऑफ करेंगे। अभी यहाँ से इंग्लिश शुरू करते हैं, टाइम जरूर जाया करना। सॉरी। बेटे आप टाइम टेबल के मुताबिक ना ज्वाइन कर लिया करो क्लास। मैं कभी कभी हमने नमाज आगे पीछे करनी होती है, हम कभी पहले पढ़ा लेते हैं कभी बाद में, तो क्लास 10-15 मिनट का ऊपर नीचे होता रहता है। आप टाइम के मुताबिक ज्वाइन कर लिया करो, माइक को खुला रहने दिया करो, मेरी आवाज़ आनी शुरू हो जाती है इसका मतलब क्लास शुरू होगी। अभी वैसे मैं क्लास की हुई है स्टार्ट, उर्दू ले रहा था, अभी मैं आज इंग्लिश शुरू करने लगा। अच्छा किधर जा रही हो? आपकी उर्दू इंग्लिश की क्लास नहीं है? इंग्लिश की हम पहले पेपर दे रहे हैं, अभी इस्लामियत के साथ इंग्लिश का पेपर दे रहे हैं हम। जल्दी जल्दी पियो। जी बेटे। जी प्यारे बच्चों, हमने क्या लास्ट टाइम इंग्लिश में डिस्कस किया है? ट्रांजिशनल डिवाइसेस,
हमने ट्रांजिशनल डिवाइसेस डिस्कस किए हैं। मैं एक बार रिव्यू कर देता हूँ पीछे क्या डिस्कस किया है। Where are you going? क्या किसका वेट कर रहे हैं? क्यों? साथ नहीं जाना, अकेले के ले आओ चलो। उन्हें अकेले के ले आओ चलो। इधर है कोई कैंटीन में? चलो क्लास में फिर। चलो 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 क्लास में। चलो चलो। क्या मसला है आप दोनों का? क्या मसला है? हाँ ये लाइट ऑन करो। ये वाली हाँ। चलो क्लास में जल्दी पियो जल्दी। जल्दी पियो यार, इतना लंबा तो नहीं पानी। लेट हो गए हो? हाँ। क्यों? होगी इंग्लिश की क्लास शुरू में, आप लोगों को वेट कर रहा हूँ। चलो 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 जल्दी। जी बेटे, तो हमने अब तक जो कर लिया मैं उसको एक दफा रिव्यू करने लगा हूँ ताकि हम आगे कंटिन्यू कर सकें। जितना मेरे पास इस नोटबुक पे नजर आ रहा है मैं वो भी सामने रिव्यू कर दूंगा, उसके बाद आगे चलेंगे। पैराग्राफ के एलिमेंट्स हमने डिस्कस किए हैं। पहला पैराग्राफ में वही तीन एलिमेंट्स होंगे, ओपनिंग सेंटेंस यानी कि हुक, थीसिस स्टेटमेंट यानी कि राइटर का अपना व्यू पॉइंट, एंड फाइनली इंट्रो। बाकी पैराग्राफ के बाकी जो आपने चीजें लिखनी है ऐसे में उनका एक हिंट। बेटे वो उधर ही उनकी क्लास है, वो 5 फरवरी क्लास का। इसके बाद चलते हैं जी, इधर तवज्जो प्लीज। ओपनिंग सेंटेंस मैंने बताया था किस किस तरह का हो सकता है, इसमें भी हमने कहा था प्रोवर्ब हो सकता है। मैंने आपको 10-15 प्रोवर्ब्स लिखा दिए कि इनको याद कर लीजिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपने प्रोवर्ब्स याद कर लेने हैं। पेपर से पिछले दिन भी प्रोवर्ब्स पढ़ के जाने हैं ताकि उनको आप यूज कर सकें। प्रोवर्ब्स सबसे आसान तरीका किसी भी मजमून को शुरू करने का प्रोवर्ब होता है, क्योंकि उसमें गलती का चांस सबसे कम होता है। फिर आप उससे बेहतर तरीका, कम आसान तरीका है लेकिन उससे बेहतर तरीका मुझे लगता है आप कोई प्रोवर्ब यूज करें तो उस प्रोवर्ब को वर्ब चेंज कर लें हल्का सा। जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल दी, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स बट इन एक्शन स्पीक्स इवन लाउडर। ये मैंने एक आर्टिकल में इस्तेमाल किया था। फिर मैंने एक मूवी में, अब काफी सालों बाद, उसी वक्त नहीं, यानी मैंने नहीं कॉपी किया और उसने भी कॉपी नहीं किया, एग्जैक्टली सेम नहीं है, डिफरेंट है। बेटे इधर ये देखो आगे चेहरा है ये लो। इधर आ जाओ, इधर इस साइड पे। ये इधर 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 आ जाओ, सॉरी यार, इधर वो करके साथ बैठ जाओ, ये लो यहाँ बैठ, यहीं बैठ जाओ, बैग ले आओ। वो लड़की एक फिल्म में मोनोलॉग बोल रही होती है, मोनोलॉग मैं बता चुका हूँ, जब एक ही बंदा बात कर रहा होता है और वो कहती है एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स बट साइलेंस स्क्रीम्स, खामोशी चीखती है। यानी जब आप कुछ बोलते नहीं, कुछ कहते नहीं, कुछ करते नहीं, जुल्म हो रहा है। वो एक रिक्शे वाले ने क्या प्यार जबरदस्त उसने मजाक लिख के लगाया वो अपने रिक्शे के पीछे, डोंट साउंड, रिक्शे वाले ने, पाकिस्तान में रिक्शे वाले ने अंग्रेजी में लिखा हुआ है, कहता है डोंट साउंड हॉर्न। वो कहना चाह रहा है हॉर्न मत बजाओ, डोंट साउंड हॉर्न बिकॉज 50+ मुस्लिम स्टेट्स आर स्लीपिंग। मुंशी साहब डाल दो। हाँ, पुरानी फिल्मों में मुंशी इस तरह होते थे ऐनक लगा के। हाँ, पंचर हो गया टायर। ये वैसे ये बकवास करता रहता, पढ़ने तो ये आता नहीं। इसके अब्बू कहते हैं सर इसका ए स्टार आ जाएगा। मैं कहा जी इसमें टैलेंट है लेकिन इसमें हरकतें इसकी एक भी नहीं है। जी आप पता है मुझे आ जाता है, मुझे पता है जी यार। जी जी आपकी तबीयत खराब और खराब होगी अभी। हाँ जी जी मुझे पता है खुजैमा, आपका भी पढ़ाई में ध्यान नहीं है सिर्फ, बाकी हर चीज में।
यानी आप देखें कि आपके दोस्तों ने आपको कहना शुरू कर दिया है नमाज में तमीज से रहा कर, वो इससे ज्यादा क्या बेइज्जती नहीं है। अब भी नहीं हटेगा तो फिर पुत्र सारा साल ये बात चलनी है। यकीन कर, सारा साल बार बार ये ताना पड़ेगा। अच्छा जी। सो आप प्रभा में चेंज ला सकते हैं पुत्र, बस कर अब, फिर मैं पारा थोड़ा सा। अच्छा अब मेरी बात जरा समझ ले इस बात को, मौका दे रहा हूँ, इस मुस्कुराहट का मतलब था खतरनाक मूड में जा रहा हूँ अब। फिर वो आप प्रोवर्ब के अंदर चेंज लेके आए, सबसे प्यारा तरीका ये मुझे लगता है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है कभी कभी। बिल्कुल बच्चों, आप कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं, आप प्रोवर्ब यूज कर लें। आपको मैंने जो प्रोवर्ब्स दिखवाए हैं उनको याद करें, उनमें से किसी को भी इस्तेमाल कर लें। एज यू सो ये आपको लिखवाते वक्त पहली दफा जेहन में ख्याल आया मैंने आपके सामने, एज यू सो शैल यू रीप, आप जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे। लेकिन अब आप इस बात पे अफसुर्दा होंगे वो फल फौरन मिल जाए, बट इट डज नॉट हैपन ओवरनाइट, एक रात में ऐसा नहीं होता। उतर ऐसे पौधे हैं, पौधा लगाया जाता है 5 साल तक फल नहीं देता, 5 साल तक उगता ही नहीं है। एक बैम्बू ट्री है चाइना में, 5 साल तक उसका कद 1 फुट भी नहीं होता। पुत्र अपने काम से काम रखे यार, नहीं तो बैठ चला जा। मुझे पता है पढ़ नहीं रहा, पढ़। 1 फुट से ऊपर नहीं जाता 5 साल तक, और छठे साल में एकदम से 10-12 फुट पे पहुंच जाता। यानी खजूर का दरख्त कई साल तक फल नहीं देता, आम का दरख्त कई साल तक, ऐसे मेहनत करनी पड़ती है बेटे, फिर एकदम से तरक्की होती है। अल्लाह ताला एकदम से फिर तरक्की देता। बस उस तरक्की को अल्लाह की तरफ से ही समझना चाहिए, ओवर एफिशिएंट नहीं बनना चाहिए। फिर मैंने कहा था अनयूजुअल फैक्ट से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने 3 बच्चों को, ट्रिपलेट्स को 3 दफा, एक ही 10 साल में 3 दफा उसके बाद बच्चे में तीनों दफा ट्रिपलेट हो गए। एक अनयूजुअल फैक्ट है, आपने इससे स्टार्ट ले सकते हैं। फिर अनयूजुअल स्टैट्स आप बता सकते हैं, पता है ना फिर तो जैसे, क्यों, वाई आर यू टेस्टिंग, वाई आर यू नॉट, नहीं यूर टेस्टिंग, आप छोड़ दें उस चीज को, दफा करें उसको। अनयूजुअल स्टैट्स, 80% ऑफ द फिश बाइटिंग, सॉरी फिश बाइटिंग फाइबर ऑप्टिक हैपन्स इन पाकिस्तान ओनली। यहाँ हैपन्स होना चाहिए, पता नहीं क्यों हैपन लिखा है। फनी कमेंट से स्टार्ट हो सकता है, व्हाई वुड यू नीड गार्ड डॉग्स इन व्हाइट हाउस व्हेन यू ऑलरेडी हैव ट्रम्प इन देयर। रेटोरिक क्वेश्चन हो सकता है जिसका आप आंसर नहीं मांग रहे। आर यू ब्लाइंड जैसे एक सैंपल है, हम इसकी जगह और बहुत सारा कुछ लिख सकते हैं आर यू ब्लाइंड की जगह, स्टार्ट करते हुए ऐसे। मिसाल के तौर पे, जब मुख्तलिफ खुदाओं में मानने वाले एक नुक्ते पर इकट्ठे हो सकते हैं, तो एक खुदा को मानने वाले एक नुक्ते पर इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते। एंड पीपल बिलीविंग इन many gods can get together on one singular point and can come together on one singular point, why don't people who believe in one god unite on one singular point? एक rhetorical question में जवाब, I'm not asking for an answer, but it is a very important question. सारे जो हिंदू हैं मुख्तलिफ खुदाओं में मानते हैं, वो एक पॉइंट पर इकट्ठे हैं कि मुसलमान फसाद की जड़ है, उसको मार देना चाहिए। तो ये जो मुसलमान है जो कहता है मैं खुदा, ये सारे मुसलमान क्यों नहीं इस बात को मानते। मुसलमान क्यों कहते हैं नहीं नहीं सारे मुसलमान फसाद की जड़ नहीं है, शिया फसाद की जड़ है, नहीं 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 सारे मुसलमान फसाद की जड़ नहीं, देवबंदी हैं, नहीं 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 बरेलवी हैं, नहीं 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 अहले हदीस है, नहीं नहीं वो फलाने हैं, नहीं नहीं वो फलाने हैं। वो आपस में ही लड़ते रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि जब इसराइली फौजी गोली चलाता होगा किसी बच्चे के ऊपर, तो बच्चे से पूछता होगा हाँ भाई तुम अहले हदीस हो ही घर पैदा हुए थे क्या बरेलवियों के घर। वो तो पूछता होगा कलमा पढ़ता है, गोली मारो इन्हें यार। मुझे नहीं लगता वो गाड़ी पे 150-200 गोली मारने के बाद वो हिंद रजब से पूछते होंगे, हाँ भाई हिंद रजब तुम्हारा नाम देख के लगता है तुम देवबंदियों की बेटी हो। दे जस्ट किलर। तो मुसलमान क्यों नहीं इस बात पे इकट्ठे होते कि हमें फलस्तीन का कुछ करना है अब। मुसलमान वो, फिर मुझे मुसलमान कैसे इकट्ठे हों, मुझसे रहा नहीं जा रहा है, कोशिश कर रहा हूँ। मैंने पहले मुझे लगा मैं रह लूंगा, पहले मैंने सिर्फ अयान के साथ हल्की सी शेयर की बात, लेकिन वो ये मैं आज चाहता हूँ, अब मैं ये दुख इसलिए ये शेयर करने लगा हूँ और मुझे अब हंसी आने लगी, अब तो दुख भी नहीं हो रहा। बस करो, कितना का मेकअप करना है आपने। अल्लाह मियाँ ने सही शक्ल दी हुई है, क्यों पेंटिंग कर रही हो। पढ़ने आए हैं, पढ़ने पे तो जो दो, इतना कलम अगर आप उस पर कॉपी पे चलाओ ना अच्छे नंबर आएंगे। वो अगर आपने फर्ज करें, मैं अगर आपके अबू आपको कहें या आप किसी अपने मुलाजिम को कहें यार हमने ना आज देगें बांटनी है, लंगर बांटना है,
और आप रहते हैं पीडब्ल्यूडी में, सपोज कहाँ रहते हैं, या आप स्कीम 3 में रहते हैं, आपने सोचा हो आपने जीटी रोड पे बांट रहे हैं, कहाँ बांट रहे हैं, तो आप उसको क्या, अब जीटी रोड इतना बड़ा है, आप यहाँ किसी एरिया में बांटना चाहते हैं, आप उसको क्या कह के भेजेंगे, कहाँ जाके बांटो खाना, नहीं, क्या कह के भेजेंगे, सीरियसली, इट्स वेरी सीरियस क्वेश्चन, आप यहाँ कहीं भेजना, हाँ क्या कहेंगे, पाशा इस्तांबुल के सामने, अगर वो इस साइड से आ रहा है बैरिया की तरफ से, यानी पीडब्ल्यूडी से आ रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, किधर से जाके, मैं ऐसा कहूंगा पैराडाइज का गेट कहूंगा, मैं कहूंगा तो, या मैं कहूंगा ये जो मुझे लगता है बहुत हद होगी, कोई बाहर से स्कीम 3 से आ रहा है, मैं कहूंगा सवांग के पुल के से क्रॉस करके, मेरा नहीं ख्याल कोई बंदा ये कहेगा कि जाओ सर उस सामाज अकेडमी के बाहर जाके चावल बांटा, आप में से कोई कहेगा, मैं आई अंडरस्टैंड बाहर से नजर आता है बोर्ड, बट आई थिंक ज्यादा मशहूर कौन सी जगह है, और आप इसलिए भिजवा रहे हैं वहां पे कि आपने वहां पे बताना है आए कहां से हैं चावल, मतलब यार इसलिए मत नेकी करें, आप भूखा रखें लोगों को, मत खाना खिलाएं लोगों को, लेकिन आप इसके अंदर भी आपने यही काम करना, मतलब क्या दुख की बात है, क्या मैसेज है लोगों को, ये क्या बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं आप, ये जो बच्चे आपको देख के बड़े होने हैं, जो आपसे इंप्रेस, और हर किसी से कोई ना कोई इंप्रेस तो होता ही है, ये किस किस्म के इंसान बनेंगे, ये यानी किसी को राशन भी देंगे तो तस्वीर खिंचाने के लिए देंगे, मैं फलां इदारे से आया हूं, कैसी पथेटिक सोच है यार, मुझे बहुत दुख है इस बात का, अब तो हंसी आती है कि यार ये क्या यार चल रहा है यार, ये शो ऑफ नहीं है सर, ये तो बहुत आगे निकल गई बात, मतलब दिस इज टू पथेटिक, पता नहीं क्या जिंदगी चल रही है, खैर आप तंज से भी बात स्टार्ट कर सकते हैं, एक मैंने ये भी आपको बताया था, उसकी भी एक एग्जांपल दी थी, हम बहुत प्राउड हैं अपने डिफेंस के ऊपर, इतने प्राउड हैं कि हम किसी और चीज के बारे में सोचते ही नहीं, वो आपको मैंने इसमें मिसाल भी दी थी, जंग जब शुरू हुई तो पाकिस्तानी मीम्स क्या बना रहे थे, अब इंडिया को पता लगेगा हमारी इकोनॉमी क्यों तबाही हुई है क्योंकि हमारा सारा पैसा किसके पास जाता है, ये तंज है ना एक अच्छा स्टार्ट, मैंने आपको बताया आप आगे जाके बेशक यही प्रूव करना हो कि हम आर्मी के लिए जाने दे रहे हैं अपनी, आर्मी के ऊपर हमारा खून कुर्बान, हमारी जान, आगे जाके आपने यही कहना हो बेशक, बट पहले सेंटेंस का काम क्या है, सिर्फ अटेंशन ग्रैब करना, क्या ग्रैब करना, जैसे आपको मैं पहला लेक्चर याद कराता हूं, मैंने सवाल पूछा है कि खुदा कितने हैं? आपने कहा था एक, और मैंने आगे से क्या कहा था, आपने देखा है, और आप अगर गौर करें आपको याद होगा, मुझे आपके चेहरे देख के याद है आप लोग हैरान हो गए थे ये सर ने क्या पूछ लिया, दिस वॉज जस्ट टू ग्रैब योर अटेंशन, मैं फिर उसको घुमा के कैसे वहां तक ले आया कि पुत्र, अगर आप खुदा को एक मानते हैं तो किसी के कहने की वजह से मानते हैं, और जिसके कहने की वजह से मानते हैं वो आपका उस्ताद है, और अगर आपके दिल में उस्ताद का एहतराम नहीं है, सॉरी आपका खुदा भी लिखने में एक हो सकता है वैसे एक, और मैंने फिर आपको एग्जांपल भी दी थी कि इस दफा इस्लामियात और कुरानिक ट्रांसलेशन में मैट्रिक के जिस बच्चे ने टॉप किया है वो सिख है, मुसलमान, थीसिस स्टेटमेंट, फिर मैंने कहा था आप अपना जुमला दावा, आप इंटरनेट के फवाइद लिख रहे हैं, आपने जो भी फवाइद, आप इंटरनेट के फवाइद और नुकसानात, ये आपके ऊपर टॉपिक मिला हुआ है, सो यू हैव टू डिस्क्राइब के फायदे हैं कि नुकसानात हैं, आप या तो ये कहेंगे कि इसके फायदे ज्यादा है नुकसान कम है, या आप ये कहेंगे कि नुकसान ज्यादा है फायदे कम है, मैं हमेशा इस तरह के टॉपिक पे इसको कोई न्यू और इवेंट न्यू टर्न देता होता हूँ, उत्तर इसका मतलब पता है क्या है, मेरी तरफ ध्यान नहीं है, ये मुझे सख्त गुस्सा है इस बात का, मेरी तरफ ध्यान देना है या नहीं देना है, एक ही काम हो सकता है, अगर ध्यान देना है तो क्लास में बैठना है, नहीं देना है तो बाहर बैठना है, दोनों काम नहीं चल सकते, स्पेशली जब मैं पढ़ा रहा हूँ तब नहीं ऐसा हो सकता, हमने क्या कहा कि इंटरनेट, मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं जब भी इस तरह का ऐसे का टॉपिक मिलता है मैं हमेशा कोई नया नुकता, क्योंकि मुझे पता है ज्यादातर राइटर्स क्या करेंगे, दे आर आइदर गोइंग टू गो फॉर द प्रोज और द कॉन्स, या वो साबित करेंगे कि इंटरनेट के फायदे बहुत ज्यादा हैं, इन माई ओपिनियन इंटरनेट हैज मोर बेनिफिट्स, या वो कहेंगे इन माई ओपिनियन देयर शुड बी नो इंटरनेट, या फिर वो क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा हमेशा इसका हल, आई ऑलवेज डू दिस, मैं हमेशा कोई तीसरा पॉइंट लेके आने की कोशिश करता हूं, इंटरनेट के फायदे और नुकसानात इंटरनेट के अपने नहीं है, उसके इस्तेमाल करने वाले के हैं, हाँ आ जाओ, किसके हैं, इस्तेमाल करने वाले, थीसिस स्टेटमेंट बेटे, उसके बाद
इसमें आपने राइटर ने अपना ओपिनियन दे दिया और मैंने कहा था हमेशा एक्टिव वॉइस, ये आपको पूरे हमेशा सब राइटअप्स के लिए मशवरा है, सिवाय रिपोर्ट राइटिंग के जितने भी राइटअप्स आप लिखेंगे ट्राई टू बी एक्टिव वॉइस, नॉट पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या है? आप घर गए हैं, फुफोगे, ग्लास टूट गया है, योर मदर इज डांटिंग यू, शी इज कोल्डिंग यू, दिल से वो खुश है कि अच्छा हुआ ग्लास तोड़ा, इसका डिनर शर्ट खराब हुआ, तो आप क्या कहते हैं अम्मी को बताने, अम्मी वो मैंने ग्लास तोड़ दिया, ही। अम्मी आगे से कहती चल बदतमीज, एक आधी लगा भी देती है फूफो को दिखाने के लिए, घर आके शाबाश दे देती है। आप अपने घर में अपनी अम्मी के जहेज का गिलास तोड़ दें तो क्या होता है? वो अम्मी मेरे से गिलास टूट गया, अम्मी मेरे से गिलास टूट गया, अम्मी भी फिर अब्बू को बता देती हैं आपके को, मेरे से आज छोटे बेटे की टांग टूट गई। जहेज का था ना गिलास, तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जहेज का गिलास। सही है। एनीवेज, पैसिव वॉइस की बजाय एक्टिव वॉइस रखें। इट शुड बी सिंपल होनी चाहिए, डायरेक्ट होनी चाहिए, मैंने इसकी एग्जांपल भी दी थी। थर्ड है जी इंट्रो होना चाहिए, बाकी ऐसे का डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ्स में जो 3 पॉइंट्स आपने डिस्कस करने हैं उनका एक ही सेंटेंस में तीनों का एंड दिया जा सकता है। हर पैराग्राफ का एक टॉपिक सेंटेंस होता है, ये सेंटेंस बताता है मैं इस पैराग्राफ में क्या पॉइंट डिस्कस करूंगा, और ये पैराग्राफ बताता है कि मैं इसमें क्या पॉइंट डिस्कस करूंगा, और फिर उसके बाद उन्हीं तीनों पॉइंट्स के साथ उन्हीं तीनों पॉइंट्स की हर पॉइंट का आप एक्सप्लेनेशन देते हैं। एक्सप्लेनेशन कैसे देते हैं उसके लिए मैंने आपको पील टेक्निक सिखाई हुई है। आप पॉइंट बताते हैं, उसका एविडेंस देते हैं, उसमें एनालिसिस होता है और फिर लिंक होता है। कंक्लूसिव पैराग्राफ में मैंने बताया पैराग्राफ 5 होता है, आप इसमें पूरे ऐसे को समराइज करते हैं और इसका आखिरी सेंटेंस इस पैराग्राफ को समराइज करता है, इसका आखिरी सेंटेंस इस पैराग्राफ को समराइज करता है। और फिर इसके बाद हमने कहा था बेस्ट कंक्लूजन ये होता है कि आपका स्टार्टिंग सेंटेंस ही आपका एंडिंग सेंटेंस भी बन जाए। वो मसला वी क्लियर सो फार? आई रीच द सिनेमा, और फिर मैंने ट्रांजिशनल डिवाइसेस आपको लिंक्स पढ़ाने के लिए समझाई थी, इन सबको डिस्क्राइब करने की मैं जरूरत नहीं महसूस कर रहा, ये कल का लेक्चर है उसको रेफर कर लेंगे बाद में। आई ट्राई टू मेक ऑल दी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल एज वेल। आप लोगों को कभी भी पुराने लेक्चर जो जो रिकॉर्ड हुए हैं, सारे तो नहीं हुए, जो जो हुए हैं कभी भी सुनने हो, आई होप साउंड क्वालिटी ठीक जा रही होगी, लेकिन फिर भी आई ट्राई टू यूज अदर माइक्स एज वेल लेटर ऑन। चलो, आज हमें क्या डिस्कस करना है? आज हमें इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर राइटिंग अ गुड एसे डिस्कस करना है। फुल मार्क्स लेने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। मानोर अभी लिखना शुरू नहीं किया आपने? फुल मार्क्स लेने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, प्लीज इन टिप्स को जरा नोट कर लीजिए। आपने हमेशा बार बार ये सारी चीजें जो मैं लिखवा रहा हूँ इनको रीड करना है, ताकि आपके जहन में बिल्कुल ये इस तरह से हो जाए जिस तरह से आपके जहन में ये होता है कि मैंने आज कपड़े कौन से पहनने हैं, मेकअप करना है कि नहीं करना है, आज किस कलर का नेल पेंट लगाना है, मेरा ट्राउजर किस कलर का होगा तो मेरी फिर उसके साथ दुपट्टे से लैस किस कलर की लगनी है, मैंने बाल स्ट्रेट करने हैं कि नहीं कर कर्ल करने हैं, यस, मुंह धोना है आज के नहीं धोना है। लड़कों के लिए इतनी की बात होती है, मुंह धो के जाना है कि बगैर मुंह धोए, क्यों जान? लड़कों को इससे ज्यादा टेंशन। हाँ, ब्रश भी, सार बाल ब्रश भी करना है। अच्छा, टूथ ब्रश, ठीक ठीक। सर लिखना शुरू करें। पहले टिप बेटे, सबसे इंपॉर्टेंट टिप, यूज 3 to 5 idioms इन योर essay। ये आपकी राइटिंग में रूटीन में एडियम्स बन जाने चाहिए, सो आप इससे समझ जाइए। एक दो दिन में ये एडियम्स का मैं 20-25 एडियम्स आपको लिखवा के एक्सप्लेन करूंगा जो कॉमन यूज के एडियम्स हैं। ठीक है, 20-25 एडियम्स लिखवाऊंगा कॉमन यूज के, मे बी मंडे को, और उनको आपको अंडरस्टैंड करना है, जेन में बिठा लेना है, उनके ऊपर आपने दो दो तीन तीन सेंटेंसेस बना लेने हैं ताकि वो आपका यूज टू हो जाए। यू शुड नेवर बी सेइंग इट इज हैवीली रेनिंग या इट इज रेनिंग हैवीली, यू शुड ऑलवेज बी सेइंग इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। मुहावरा है, बहुत ज्यादा तेज जब बारिश होती है तो उसको कहते हैं रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। आपने कभी भी नहीं कहना इट इज सेलिंग वेरी क्विकली, इट इज सेलिंग लाइक हॉट केक्स। बेकरी, अभी तो आप जिस बेकरी जो बेकरी जिस जमाने की आपने देखी है दे आर डिफरेंट,
तो पुराने जमाने की बेकरीज हैं, उन बेकरीज में फौरन जो ताजा ताजा, जैसे नान नहीं, नान जिस तंदूर में बनता है वो बेकरी इसी तंदूर से बेकरी होती है, तो वो ताजा नान ही खाया जाता है ना बेटे, ताजा ही तंदूर की रोटी लगी हुई खाई जाती है ना, पड़ी हुई पुरानी तो नहीं आप खाते। आपने 3 से 5 इडियम्स दे, शुड बी 3 to 5 इडियम्स इन योर आइटम। क्या एग्जामिनर काउंट करता है? नहीं, बट आई नो मार्क्स ऐसे ही मिलते हैं आपके 15 में। 9 out of 15 मार्क्स आपके किस चीज के होते हैं? लैंग्वेज के। फिर यूज 3 to 5 फिगर्स ऑफ स्पीच। इसका मतलब है नेक्स्ट वीक में हम फिगर्स ऑफ स्पीच की भी प्रैक्टिस, उर्दू में मैंने सिर्फ सिमिली और मेटाफर कराए थे फिगर्स ऑफ स्पीच के लिए। इंग्लिश में देयर विल बी मच मोर, इंग्लिश में ज्यादा बात करेंगे इसके बारे में। फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? ऐसे अल्फाज जो अपने लिटरल, जो या तो आपके रिदम को इंप्रूव करते हैं, राइम को इंप्रूव करते हैं, साउंड ऑफ द सेंटेंस को इंप्रूव करते हैं, या फिर ऐसे अल्फाज जो सुनने में लिटरल कुछ और मीनिंग रखते हैं लेकिन एक्चुअल मीनिंग उनका कुछ और होता है। जी जी देख लें। जैसे खुदा ताला कुरान में फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? कि तुम लोग जब, अगर तुम्हें वापस आना पड़े, अगर तुम हज या उम्रे की नीयत से निकले हो और तुम्हें रास्ते से ही वापस आना पड़ा है, कोई चीज भूल गए थे घर, कुछ लेने आना पड़ा है, तो दरवाजे से वापस आओ। कहाँ से वापस आओ? अरब में रिवाज ये था कि कभी ऐसा हो जाता था, वो समझते थे दरवाजे से वापस आने का मतलब है कि कुछ बदशगुनी होने वाली है। क्या होने वाली है? तो वो हमेशा अगर ऐसे वापस आते थे तो खिड़की से घर में दाखिल होते थे, दरवाजे से नहीं दाखिल होते थे। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ये रिवाज बहुत आम था। दरवाजे से दाखिल होना अरब में एक मुहावरा भी है, ईडीएम भी है, कोई काम जिस तरह करने का हक है वैसे करना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे क्लास में पढ़ने का एक तरीका होगा ना, क्लास में बैठने का एक तरीका होगा, तो आप जब क्लास पढ़ने आए हैं तो उस तरह से आए। सही है। क्लास में आने का, पढ़ाने का भी कोई तरीका सलीका होगा ना। मैं शॉर्ट्स और टी शर्ट पहन के तो नहीं पढ़ाऊंगा। वैसे भी मैंने अभी तक जिम नहीं शुरू किया तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर किया भी होता आई वुडेंट डू दैट, आई वुडेंट डू दैट। आई एम वन ऑफ द गाइज जो ये समझते हैं कि टाइट शर्ट्स और टाइट पैंट्स लड़कों के लिए पहनना उतना ही मना है जितना लड़कियों के लिए है। वो हमारे ना, एक दफा मैं ना एक स्कूल में जॉब करता था यार, वो कितनी मजे की बात हो। स्कूल में मैं उस वक्त जरा ज्यादा यंग दिखता था। आई यूज टू लुक एज ओल्ड एज दी स्टूडेंट्स। हाई स्कूल के स्टूडेंट्स जितने बड़े होते हैं, आई यूज टू लुक लाइक देम। तो यानी क्लास, अब लड़कियों की क्लास भी पढ़ा रहा हूँ, लड़कों की क्लास भी पढ़ा रहे हैं, तो इफ आई एम इन अ क्लास और आप अचानक से क्लास में दाखिल हुए हैं, इफ इट इज अ कलर डे, तो अक्सर टीचर्स को पता नहीं लगता था मैं क्लास में हूँ। स्टूडेंट्स को तो पता होता था पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी आदत है चलते फिरते ना, मैं चलता फिरता रहता हूँ क्लास में लेक्चर देते हुए। तो जब मैं क्लास में लेक्चर देता हूँ, स्टूडेंट्स के साथ खड़ा हूँ या अंदर डेस्क में हूँ, कुछ ऐसा चल रहा है और मैं अक्सर पढ़ाते हुए, ये मेरी बहुत पुरानी आदत है, किसी बच्चे को कुछ समझाना है ना, मैं उसके साथ उसकी साथ वाली सीट पे बैठ कर उसको समझाना शुरू कर दूंगा। आई फील लाइक मैं उसके लेवल पे आके समझाऊंगा तो देर विल बी मोर रूम फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो मैं ऐसे करता था तब भी। तो कोई टीचर दाखिल होगा, यूज टू लुक वेरी यंग, उसको पता नहीं लगेगा क्लास में टीचर है, बच्चों में मिक्स हो गया। तो हमारी प्रिंसिपल को लगा कि ना मैं जरा ज्यादा ही फ्री हूँ लड़कियों के साथ, तो एक नया रूल निकला। रूल क्या निकला? मेल टीचर्स आर नॉट अलाउड टू वियर जीन्स एनी मोर। क्या रूल निकला? मेल टीचर्स, स्कूल में सिर्फ 2 ही मेल टीचर्स थे, एक मैं था, दूसरे एक मौलवी साहब थे, इतनी बड़ी बड़ी उनकी दाढ़ी थी, खुली खुली, वो इतनी खुले कपड़े वो पहनते थे कि उन कपड़ों में उन जैसे 3 और फिक्स हो जाए, और दुबले पतले से मौलवी साहब थे। अब आप समझ गए होंगे वो रूल किसके लिए बना। तो मैंने क्लास में था, मैं मेरी आदत है, मेरी कोशिश होती है जब मुझे प्रिंसिपल से या किसी से कोई मसला है ना, मैं कोशिश करता हूँ उसके सामने वो बात करने की हिम्मत हो, तो वो बात किसी और के सामने करूँ। क्योंकि अगर मैं उसके सामने नहीं कर सकता वो बात, तो फिर मैं चुगली ही कर रहा हूँ इसका मतलब। तो मैं क्या करता था, यूजुअली मैं असेंबली का सहारा लेता होता था, असेंबली में आके तकरीर करनी शुरू कर देता था। कोई, मुझे वैसे भी उन्होंने कहा था कोई आपने वर्ड ऑफ द डे कुछ कराया करना है, तो मैं आता था और जिस इशू पे मुझे कोई एतराज होता था, मैं सामने खड़ा होकर सीधी सीधी तकरीर, प्रिंसिपल सुन रही है, डायरेक्टर सुन रहा है,
वो हमारे डायरेक्टर जो थे ना, वो किसी ऐसे फिरके से ताल्लुक रखते थे, उन्हें लगता था नात पढ़ना हराम है। वो नात को बिल्कुल ही शिर्क समझते थे, कोई भी नात हो वो कहते थे शिर्क है। तो मैं क्या करता था, बच्चे स्कूल में तलावत के बाद बाकी असेंबली कराते थे, तो मैं जैसे ही तलावत होती थी बच्चे आगे बढ़ने लगते थे, मैं पीछे से आता था, 1 मिनट बच्चों को कहता। अब बच्चे क्या करेंगे, असेंबली पूरा स्कूल खड़ा है, 300 बच्चा सामने खड़ा है, टीचर्स सारे खड़े हैं, प्रिंसिपल उधर, मुझे क्या कह सकती है। मैं खड़ा होकर नात पढ़नी शुरू कर देता था वो, और ऐसी लाउड कि डायरेक्टर के ऑफिस तक आवाज जाए, निकाल दो तुम। यानी आई हैव बीन दैट काइंड ऑफ अ रिबेलियस गाय। तो जनाब वो इसी तरह से ऐसी ये सिचुएशन चल रही थी, तो प्रिंसिपल ने ये रूल कर दिया। तो ऐसे ही मैं तो फिर नहीं हट सकता। तो मैं ऐसी कोई तकरीर कर रहा, तकरीर में आपको पता है कभी कभी एग्जाम्पल भी देते हैं। तो मैं कुछ ऐसी बात कह रहा था कि हमारा आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है हम लोगों का ना, हम हर निज़ाम ही हमारा मुसलमानों का अलग ही होता है। आप यही देख लें, आजकल के स्कूलों में लड़कों को जीन्स पहनना मना है, और लड़कियों को खुद मोटिवेट किया जाता है कि जीन्स पहन के आया करो। क्योंकि सारी फीमेल टीचर्स क्या करती थी, शर्ट पहनती थी और साथ क्या पहनती थी, जीन्स। अब आप सोचें किसको जीन्स पहले मना करनी चाहिए, लड़की को या लड़के को। मैं उसका कायल हूं कि अगर आपने टाइट क्लोथ्स, दोनों को मना होना चाहिए, टाइट क्लोथ्स दोनों को अलाउड नहीं है हमारे दीन में। टाइट, इस्लाम ने कोई पाबंदी नहीं लगाई शलवार कमीज पहननी है। शलवार कमीज इनफैक्ट इस्लामिक ड्रेस है ही नहीं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कुर्ता और धोती होती थी, एहराम नहीं जैसे हम बांधते, कुर्ता और धोती का निजाम था वो। शलवार कमीज इज नॉट एन इस्लामिक ड्रेस। आप पैंट शर्ट पहनी है, लेकिन आप टाइट ड्रेस नहीं पहन सकते। कल से क्या करूंगा, हैं? ये अपने ख्वाहिशात का इजहार कर रहा है। बेटा चुप, काम ध्यान से। लेट मी कम बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट। लेट मी कम बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट। द ओरिजिनल पॉइंट वाज कि कुरान ने वहां कहा कि सीधे रास्ते से आया करो, यानी दरवाजे से आया करो। और दरवाजे से आने के दो मतलब थे, एक तो वो वाला लिटरल मीनिंग हो गया कि तुम लोगों को खिड़की से आने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ये क्या बात हुई, अब सुकून हो गया। दूसरा, कोई भी काम जिंदगी में करो जो उसका तरीका है वो करो। मैं बीइंग अ टीचर इधर ट्राउजर शर्ट पहन के भी पढ़ाऊंगा तो इसमें कोई मसला। आप मुझसे पढ़ने हैं कि मेरे कपड़े देखने हैं? जैसे मैं आपको पढ़ाने आया हूँ, आप लोगों की ड्रेसिंग सेंस देखने नहीं आया हुआ। आप कितना प्यारा तैयार हो के आ रहे हैं, इससे मुझे कोई फर्क। आप बसूरी सी शक्ल लेके भी आ जाएंगे तो मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा जैसे पढ़ा रहा हूँ। आप जी पुत्र, नहीं नहीं कुछ भी नहीं कहूंगा, लेकिन एक एटिकेट भी तो किसी चीज का नाम है ना। एक मतलब आई हैव कम टू टीच, आई हैव नॉट कम टू यहाँ रैंप पे, ये रैंप नहीं है जिसमें वॉक करके मैं मॉडलिंग कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर टाइट कपड़े पहन के फिरना मुनासिब नहीं समझता, तो मैं आपके लिए भी ये मुनासिब नहीं समझता कि आप एक्स्ट्रा वेगेंटली तैयार हो गए हैं। मुझे आपके तैयार होने पे एतराज नहीं है, यकीन कीजिए आई विल बी द लास्ट पर्सन जो आपको कहेगा आप बदसूरत हैं। आई हैव बीन कॉल्ड बदसूरत। और ना सिर्फ ये कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, आई जेन्युइनली थिंक आप सब बड़े प्यारे हैं माशाल्लाह। कुछ लोग तो माशाल्लाह इतने प्यारे, मेरा दिल करता उठा के बाहर फेंकूं। आई काइंड ऑफ फील जेलस ऑफ यू गाइस, आप इतने प्यारे हैं। लेकिन इधर हम इस काम के लिए नहीं आए कि हम शो ऑफ करें हम कितने प्यारे हैं। इधर हम किसके लिए आए हैं? ये अल्लाह ताला ने आपको बता दिया किस तरह से, मुहावरे के जरिए से। फिर जैसे वो मुहावरा, अल्लाह ने कहा तब तक फलां शख्स जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता जिसके, जब तक सुई में से ऊंट ना गुजर जाए। अब कोई इसको लिटरल मीनिंग लेगा कि अल्लाह तो उसको भी गुजार सकता है, जब उसने माफ करना होगा वो सुई को बड़ा कर देगा, ऊंट को छोटा कर देगा, गुजार देगा। तो वो बेवकूफ है मेरे ख्याल में। क्या अल्लाह कर सकता है? यस कर सकता है। लेकिन क्या अल्लाह करेगा? वो अपनी बात के खिलाफ नहीं जाता। ये मुहावरा इस्तेमाल किया था आपको समझाने के लिए कि जिस तरह ये पॉसिबल नहीं है आपकी ऑब्जर्वेशन में। अभी मैंने आपको बताया तशबीह में रिलाय आप पे किया जाता, अपने नॉलेज पे नहीं किया जाता। आपकी ऑब्जर्वेशन पे रिलायंस है कि जैसे वो काम नहीं हो सकता ऐसे ये काम भी नहीं होगा। तो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज करने से चीजें बहुत प्यारी लगने लगती हैं, अच्छी लगने लगती हैं, समझ आने लगती हैं, ज्यादा क्लियर इमेज आ जाती है। इमेज शुड बी क्लियर। मैं आपको कह दूंगा मैं ठंडा पानी पी के आया हूं तो दिस इज नॉट क्लियर इनफ इमेज। जैसे मैंने आपको, जो पुराने स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ईमेल लिखवाते हैं तो शुरू कहां से करते हैं? डियर समथिंग से ना। आप लोग लिखते आ रहे हैं डियर फ्रेंड, डियर ब्रदर। मैंने आपको कहा नहीं, नाम लिखो। क्यों नाम लिखो? क्योंकि जो पढ़ने वाला है उसको इमेज जाए कि ये किसके किसी से बात कर रहा है। फिर ऐसे जुमले लिखो। फिर आपको मैंने उसमें क्या बताया था, आप लोग मेजून वालों को भी बताऊंगा कि पहला पैराग्राफ ईमेल में किस चीज का इंट्रोडक्शन होता है, मेरा उससे रिलेशनशिप कैसा है, कैसे बताते हैं। विल गो इनटू दैट लेटर ऑन, बट आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर कि आपको कम से कम 2-3 इडियम्स
और ये जबरदस्ती नहीं हो सकता, ये फिगर्स ऑफ स्पीच प्रैक्टिस से आते हैं, इसलिए वी विल बी डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ देम। आगे चले जी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यूज आईडीसी मॉडल ऑलवेज। हमेशा आईडीसी मॉडल यूज करें। आईडीसी मॉडल कौन सा है मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन फिर भी एहतियातन यहां पे इसका इजहार कर देता हूं। कहां पे इजहार कर दूं, मेरा ख्याल है साइड नोट पे इजहार कर देता हूं। इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन और नेक्स्ट बेटे, कीप योर सेंटेंसेस क्लियर, सिंपल एंड विजुअली इमेजिनेबल। अगले बंदे को पढ़ के वो इमेज जो आप देख रहे हैं वो अगले बंदे को भी नजर आनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट टिप शायद, यूज वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस। कुछ फर्दर टिप्स आगे लिखवाऊंगा, बट पहले मुझे ये वाला करना है, ये यूज वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस को फर्दर एक्सप्लेन करना है आपको। मैं इसके लिए एक पिक्चर अभी ऊपर अपलोड कर रहा हूँ, आप उसको देख के लिखेंगे भी साथ अभी नोटबुक पे। वही क्लास, उसी पे क्लास एंड होगी, बल्कि शायद लिखने का मौका नहीं मिलेगा आपको भी, बट मैं पढ़ देता हूँ जल्दी से, आपको लिखने का मौका कल दे दिया जाएगा। मैं एक मिनट पिक्चर अपलोड कर लूँ। मैं बेटे ये बात अभी नहीं बता सकता, अभी मुझे जरा काम कर रहा हूँ ना आपके सामने, थोड़ी देर बाद पूछेंगे आप। बेटे मैंने कहा अभी नहीं बता सकता, 2 मिनट ठहर, तो मुझे अभी मेरा ध्यान काम में है। ओहो, डिलिंक हो गया। जस्ट गिव मी अ मिनट, अभी लिंक हो जाएगा। क्या बोलना? आई होप टॉप पे कोई ऐसा मैसेज ना हो जो आप लोगों को नहीं बताना था। चलना दोस्त, जल्दी चल जा। इतने तो मुझे मैसेज नहीं आते जितना ये लोडिंग में टाइम लगा रहा है। फोन ऑन है, स्क्रीन सब कुछ ऑन है देखो। अच्छा वो कह रहा ओपन रखो, फोन रख लेते हैं भाई, और बता। याशी मारो। वुडंट लिंक डिवाइस, दोबारा जी। अदब की जमा,
जी ऐसे जी चल जा दोस्त चल जा चल गया जी चल ना जी आई होप आप देख पा रहे हैं दिस सेंटेंस हैज 5 words. Here are 5 more words. 5 word sentences are fine, but several together become monotonous. Monotonous is जैसी tone. Monotonous. Mono means one, tone means tone. Let me read it again. This sentence has 5 words. Here are 5 more words. 5 word sentences are fine, but several together become monotonous. Listen to what is happening. The writing is getting boring. The sound of it drones. It's like a stuck record. The ear demands some variety. Now listen. I vary the sentence length and I create music. Music. The writing sings. It has a pleasant rhythm, a lilt, a harmony. I use short sentences and I use sentences of medium length. And sometimes, when I am certain the reader is interested, I will engage him with a sentence of considerable length, a sentence that burns with energy and builds with all the impetus of a crescendo, the roll of the drums, the crash of the cymbals, sounds that say, listen to this is important. So, write with a combination of short, medium, and long sentences. Create a sound that pleases the reader's ear. Don't just write words, write music. और राइटर गैरी प्रोवोस्ट ने बहुत खूबसूरत अंदाज से ये बात एक्सप्लेन की है. आई वुड लाइक टू गो टू दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड आई वुड लाइक टू राइट हियर. क्या हुआ जी? ऑलवेज, बल्कि इसको इस तरह से लिखता हूं, नेवर राइट for the reader, always write for the listeners. That's all for today, boys and girls. अब आपकी मैथ्स की क्लास शुरू करते हैं इंशाल्लाह. क्या आपका टेस्ट है मैथ्स में? जी मैथ्स का टेस्ट स्टार्ट कर. जी जी मेजून वालों का ही टेस्ट है.